Hello friends, welcome back to my YouTube channel विद्यार्थी साइट. This video is presented by me प्रिया सरकार. तो फ्रेंड्स हम लोग पढ़ रहे हैं पेपर 2 यूनिट सेकेंड और यूनिट सेकेंड के अंदर आज की क्लास में हम कवर करेंगे नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं. क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए जिससे कि जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाए. आज की जो वीडियो है उसमें हम 1986 में टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए हैं उनके बारे में बात करेंगे. तो यहाँ पर जो पहली स्लाइड है यहाँ पर मैंने इस पॉलिसी का इंट्रोडक्शन दिया है. इसके बाद हम पढ़ेंगे इस पॉलिसी को कौन कौन सी कमेटी ने रिव्यू किया है और लास्ट में हम पढ़ेंगे इस पॉलिसी ने टीचर एजुकेशन फील्ड में कौन कौन से रिकमेंडेशन दिए हैं. तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं. The National Policy on Education 1986 was a landmark policy document formulated by the Government of India to restructure and strengthen the Indian education system. It was introduced under the leadership of Prime Minister Rajiv Gandhi. एजुकेशन पॉलिसी 1986 ये भारत सरकार की दूसरी शिक्षा नीति थी. पहली शिक्षा नीति आई थी सन 1968 में जो कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में लाई गई थी और इस पॉलिसी को 1968 वाली पॉलिसी को कोठारी कमीशन की सिफारिशों पर लाया गया था क्योंकि जो कोठारी कमीशन की सिफारिशें थी उनको लागू करने के लिए एक शिक्षा नीति की आवश्यकता थी जिसे कि इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में भारत सरकार लेके आई थी. लेकिन समझने वाली बात यह है कि जब एक एजुकेशन पॉलिसी आ चुकी थी 1968 में तो हमें दूसरी एजुकेशन पॉलिसी लाने की ज़रूरत क्या पड़ी क्योंकि 1968 में जो पॉलिसी आई थी उसमें कोठारी कमीशन की सिफारिशों को लागू किया गया था. अब क्योंकि कोठारी कमीशन ने काफ़ी लार्ज स्केल पे बात की थी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन पर. अब इतने लार्ज स्केल पर जो भी रिकमेंडेशन दिए गए हैं वो ग्राउंड लेवल पर किस हद तक इम्प्लीमेंट हुए हैं और कहाँ कहाँ कमी रह गई है, इन सब कमी को पूरा करने के लिए एक दूसरी एजुकेशन पॉलिसी लाना बहुत ज़रूरी था. इसीलिए भारत सरकार को एक दूसरी शिक्षा नीति की आवश्यकता पड़ी जिसे कि सन 1986 में भारत सरकार लेकर आती है राजीव गांधी जी के कार्यकाल में. एम ऑफ दिस पॉलिसी वॉज प्रोवाइडिंग नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन means education for all that promote equality, national integration, modernization and a strong sense of values. Later in 1992 the policy was revised to meet emerging challenges but 1986 policy remained a milestone in the history of Indian education. अब यहाँ पर शिक्षा नीति 1986 का मेन उद्देश्य क्या था? इसका मेन उद्देश्य था एजुकेशन फॉर ऑल यानी कि सभी लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था करना. यहाँ पर जो मैंने रेड पेन से हाईलाइट किया है नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. यहाँ पर नेशनल सिस्टम का मतलब ही है एजुकेशन फॉर ऑल और एजुकेशन फॉर ऑल का जो सेंस निकल के आता है वो ये है कि हर वर्ग के लोगों को शिक्षित करना, फिर चाहे आप एससी कैटेगरी से आते हो, एसटी कैटेगरी से आते हो, ओबीसी कैटेगरी से आते हो या फिर आप वुमेन एजुकेशन की बात करते हो. यानी कि समाज के हर एक वर्ग को शिक्षित करना जिससे कि वो राष्ट्र के विकास में अपना योगदान दे सकें. अगर हम भारत के हर एक वर्ग को शिक्षित करें तो हम समाज में किन किन चीज़ों को प्रमोट कर सकते हैं. सबसे पहले तो आप इक्वालिटी को प्रमोट करेंगे क्योंकि हर एक वर्ग को अगर आप शिक्षित करते हैं तो उसको आप समानता का अधिकार दे रहे हैं. दूसरा है नेशनल इंटीग्रेशन. यहाँ पर नेशनल इंटीग्रेशन का मतलब है राष्ट्रीय एकता से क्योंकि अगर हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षित होगा तो वो धर्म, भाषा, जाति इन सब के आधारों पे नहीं बटेगा और जब हर वर्ग का व्यक्ति शिक्षित हो जाएगा तो उसकी सिर्फ एक पहचान होगी कि वो एक भारतीय है. इसके बाद आता है मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण. आधुनिकीकरण के संदर्भ में कहा गया है कि बच्चों के अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड को डेवलप करना, उनके अंदर साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना और उनको टेक्निकल स्किल्स सिखाना जिससे कि वो इनोवेशंस को बढ़ावा दे सकें. और ये सारी चीज़ें कैसे डेवलप कर पाएंगे? आपको बच्चों को स्कूल के अंदर ही ट्रेडिशनल मेथड्स को रिप्लेस करना होगा. जो भी हम ट्रेडिशनल टीचिंग मेथड्स के थ्रू बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनको रिप्लेस करके आपको न्यू टीचिंग मेथड्स को अप्लाई करना है जिससे कि उनके ब्रेन को आप शार्प बना सकें, उनको इनोवेशन करने के लिए आप उनको प्रेरणा दे सकें जिससे कि उनके अंदर एक साइंटिफिक एटीट्यूड को आप डेवलप कर पाएंगे.
और इसके बाद है स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ वैल्यूज़। यहाँ पर वैल्यूज़ का मतलब क्या है? वैल्यूज़ का मतलब होता है मूल्य। लेकिन यहाँ पर किसी सांस्कृतिक मूल्य की बात नहीं की गई है, यहाँ पर राष्ट्रीय मूल्यों की बात की गई है कि बच्चों को ऐसी शिक्षा देनी चाहिए जिससे कि उनके अंदर राष्ट्रीय मूल्यों का विकास हो सके, उनके अंदर पेट्रियोटिज्म की भावना विकसित हो, अपने देश के प्रति अपने कर्तव्यों को जानें, उनको पहचानें और उनकी जिम्मेदारियों को अच्छे से निभा सकें। और जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ हैं यानी कि संवैधानिक मूल्य, उनको भी जानें, समझें, उनका पालन करें। बच्चों के अंदर अ, राष्ट्रीय एकता की जो भावना है यानी नेशनल इंटीग्रेशन, उनके अंदर ब्रदरहुड और पैट्रियोटिज्म, इन सब का जो एक टेम्परामेंट है उसको डेवलप करना ही इस पॉलिसी का मेन उद्देश्य था। तो इस स्लाइड में हमने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। इस इंट्रोडक्शन के अंदर आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है सबसे ज़्यादा कि इस पॉलिसी को किस सन में लाया गया था, कौन से प्रधानमंत्री के कार्यकाल में लाया गया था, और दूसरा है कि इस पॉलिसी का जो मेन उद्देश्य था वो क्या था। मेन उद्देश्य था एजुकेशन फॉर ऑल। इस पॉलिसी ने हर एक वर्ग की शिक्षा व्यवस्था की बात की है, खास तौर पे जो रिजर्वेशन कैटेगरीज आती हैं जैसे SC, ST, OBC और वुमेन एजुकेशन, इन और माइनॉरिटीज़ प्लस माइनॉरिटीज़, मैंने शायद माइनॉरिटीज़ की बात नहीं की है, आप मेंशन कर लीजिएगा यहाँ पर कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटीज़ और वुमेन एजुकेशन, ये जितने भी रिजर्वेशन कैटेगरीज हैं इन सब पर ज़्यादा फोकस किया था इस पॉलिसी ने। इसके बाद पढ़ेंगे हम टैगलाइन को। ये टैगलाइन क्या है? नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 में जो रिपोर्ट का टाइटल था उसका नाम क्या था? ये भी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इस पॉलिसी की रिपोर्ट का टाइटल था नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986 टुवर्ड एन एनलाइटेंड एंड ह्यूमन सोसाइटी। यहाँ पर एनलाइटेंड का मतलब है लोगों को जागरूक बनाना, लोगों के अंदर अवेयरनेस को डेवलप करना, और ह्यूमन सोसाइटी का मतलब है कि एक ऐसे मानवीय समाज की स्थापना करना या एक ऐसे मानवीय समाज का निर्माण करना जिसमें कि लोगों के अंदर सहानुभूति, संवेदनशीलता, करुणा, दया, इन सब की भावना का जो है विकास हो। यहाँ पर नीचे मैंने इसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है। signifies the ultimate goal of education as envisioned NPE 1986 to create a value-oriented human and intellectually awakened society where education become a mean of social justice, national integration and personal enlightenment। यहाँ पर मैंने जिन चीज़ों को हाईलाइट किया है उनको एक बार समझ लेते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है वैल्यू ओरिएंटेड ह्यूमन, यहाँ पर आप ह्यूमन की स्पेलिंग में थोड़ा अंतर देख पा रहे होंगे। नॉर्मली जो हम ह्यूमन लिखते हैं वो HUMAN लिखते हैं, यहाँ पर HUMANE लिखा गया है। यहाँ पर ह्यूमन का मतलब है ऐसा मानवीय जो कि मूल्यों से परिपूर्ण होता है। मूल्य क्या क्या है? सहानुभूति, संवेदनशीलता, करुणा, दया, जो इस तरह की भावना से परिपूर्ण जो एक व्यक्तित्व होता है उसे हम ह्यूमन कहते हैं। दूसरा यहाँ पर लिखा गया है इंटेलेक्चुअली अवेकन सोसाइटी, एक ऐसे समाज का निर्माण करना जो कि इंटेलेक्चुअली अवेकन हो, अपने बौद्धिकता से वो जागरूक हो, तर्कशील हो, विवेकशील हो, जो कि समाज में एक समानता की भावना लेके आए, राष्ट्रीय एकीकरण की भावना लेके आए और अपने पर्सनल एनलाइटमेंट की ओर जाए, मतलब अपने स्वयं के व्यक्तित्व का विकास करे। अब इस पॉलिसी से जुड़े हुए हम कुछ की पॉइंट्स पढ़ेंगे जो कि एग्ज़ाम में कई बार पूछे जाते हैं। इन की पॉइंट्स में हम पढ़ेंगे कि ये पॉलिसी कब आई थी, किसके कार्यकाल में आई थी और इस पॉलिसी को कौन सी कमेटी ने रिव्यू किया था। तो यहाँ पर जो मैंने पहला की पॉइंट मेंशन किया है वो मैंने फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी से लिया है। जो फर्स्ट एजुकेशन पॉलिसी थी वो 1968 में आई थी, जिसे कि कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया था और ये इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में आई थी। इसके बाद जो दूसरा की पॉइंट है वो इसी पॉलिसी का है। भारत सरकार की दूसरी शिक्षा नीति थी जो कि 1986 में आई थी और इसे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के कार्यकाल में लाया गया था। और इस पॉलिसी को लाने का उद्देश्य सिर्फ ये था कि 1968 की पॉलिसी में जो कमियां रह गई थी उन सभी कमियों को पूरा करने के लिए भारत सरकार ने दूसरी शिक्षा नीति लाने की व्यवस्था की। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 1986 की पॉलिसी को दो कमेटी ने रिव्यू किया था। पहली थी आचार्य राममूर्ति कमेटी और दूसरी थी जनार्दन रेड्डी कमेटी।
और इस पॉलिसी में कुछ मॉडिफिकेशन करने के बाद इस पॉलिसी को 1992 में दोबारा से रिवाइज्ड पॉलिसी के नाम से लेकर आए। उसके बाद POA के तहत यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन के तहत इस पॉलिसी को एग्जीक्यूट किया गया था। अब इस स्लाइड को हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस स्लाइड में मैंने 1986 की पॉलिसी को रिव्यू करने वाली 2 कमेटी को मेंशन किया है, प्लस इस पॉलिसी को रिवाइज्ड क्यों किया गया था 1992 में, इसको भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इस डिस्कशन के अंदर हम पॉलिटिकल इश्यूज़ को अवॉइड करते हुए चलेंगे, क्योंकि ये जो रिवाइज्ड पॉलिसी थी ये पॉलिटिकल इश्यूज़ की वजह से ही आई थी। लेकिन जितना हो सकेगा मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी, लेकिन यहाँ पर हम पॉलिटिकल इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को राजीव गांधी जी के कार्यकाल में बनाया गया था। इस पॉलिसी का एग्जीक्यूशन चल ही रहा था कि 1989 में फिर से इलेक्शन होते हैं और VP सिंह की सरकार बनती है। और जैसे ही VP सिंह की सरकार सत्ता में आती है, इस पॉलिसी पर एक रिव्यू कमेटी बिठाई जाती है जिसके चेयरमैन होते हैं आचार्य राममूर्ति जी। इसीलिए इस कमेटी का नाम हम आचार्य राममूर्ति कमेटी के नाम से भी जानते हैं, जो कि 1990 में आई थी। लेकिन VP सिंह की सरकार ज़्यादा समय के लिए सत्ता में नहीं रहती है, 1 साल के अंदर ये सरकार गिर जाती है। इसके बाद सत्ता में चंद्रशेखर सरकार आती है, लेकिन चंद्रशेखर सरकार ज़्यादा समय के लिए ये भी नहीं रहती है। फिर 1991 में फिर से इलेक्शन होते हैं और उस इलेक्शन में वही सरकार बनती है जो कि 1986 में थी। अब 1986 की पॉलिसी पर एक रिव्यू कमेटी ऑलरेडी हो चुकी थी, जिसे कि आचार्य राममूर्ति कमेटी के नाम से हम जानते हैं, जो कि 1990 में आई थी। अब जो वर्तमानकालीन सरकार थी जो कि 1991 में बनी थी, उस सरकार ने आचार्य राममूर्ति कमेटी के सुझावों की आलोचना करते हुए ये कहा कि इस कमेटी ने जो सुझाव दिए हैं वो अत्यधिक सैद्धांतिक हैं, जिन्हें कि ज़मीनी तौर पर लागू करना थोड़ा कठिन है। इसीलिए जो वर्तमानकालीन सरकार थी 1991 की, उस सरकार ने फिर से एक और रिव्यू कमेटी बिठाई और इस पॉलिसी को फिर से एक बार रिव्यू किया था केब ने, यानी कि सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने। केब के जो चेयरमैन थे वो थे के जनार्दन रेड्डी, इसीलिए इस कमेटी को कभी कभी हम के जनार्दन रेड्डी के नाम से भी जानते हैं। और इस कमेटी का यानी कि के जनार्दन रेड्डी कमेटी का गठन 1991 में ही कर दिया गया था, जैसे ही सरकार सत्ता में आती है। और के जनार्दन रेड्डी कमेटी ने इस पॉलिसी को यानी कि 1986 की पॉलिसी को बहुत प्रैक्टिकल तरीके से रिव्यू किया, प्रैक्टिकल सजेशन दिए, जिसके परिणाम स्वरूप क्या निकल के आता है कि 1986 की जो शिक्षा नीति थी उसकी रिपोर्ट जो थी वो 12 भागों में तैयार थी, यानी उसके 12 भाग थे। और के जनार्दन रेड्डी कमेटी के रिव्यू के बाद इस पॉलिसी के 21 भाग बन जाते हैं, यानी कि बहुत ही बारीकी से इसको जो है रिव्यू किया जाता है और कुछ पॉइंट ऐड ऑन किए जाते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि 1986 की पॉलिसी को रिवाइज्ड करके मॉडिफाई करके 1992 में इसी पॉलिसी को फिर से लेके आती है सरकार। इसके बाद इसी पॉलिसी को एग्जीक्यूट करने के लिए उसी साल यानी कि 1992 में ही POA को भारत सरकार लेके आती है, जिसे कि प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से हम जानते हैं। अब ये POA है क्या? प्रोग्राम ऑफ एक्शन यानी कि एक एग्जीक्यूशन प्लान है या इम्प्लीमेंटेशन प्लान कह सकते हैं इसे। जो 1986 की एजुकेशन पॉलिसी थी या फिर यूँ कहें रिवाइज्ड पॉलिसी 1992 वाली, दोनों ही सेम है, कुछ उसमें अलग नहीं है, बस 1992 में कुछ पॉइंट ज़्यादा ऐड कर दिए गए हैं। तो 1986 की पॉलिसी को कैसे एग्जीक्यूट करना है, इसके लिए प्रोग्राम ऑफ एक्शन लाया गया था। इन पॉलिसीज़ को कब और कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कौन कौन से विभाग को कौन कौन सी जिम्मेदारियां दी जाएंगी और कहाँ से हमें रिसोर्सेज अवेलेबल होंगे, ये सारी जो चीज़ें हैं एग्जीक्यूशन प्लान के अंतर्गत मेंशन की गई थी। तो मैंने आपको इसी स्लाइड में 1986 पॉलिसी से रिलेटेड जो जो मेन पॉइंट थे वो सब मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। आपको इस स्लाइड में से क्या क्या चीज़ ध्यान रखनी है कि ये पॉलिसी कब आई थी, किसके कार्यकाल में आई थी, इस पॉलिसी को कौन कौन सी कमेटी ने रिव्यू किया था, उनके चेयरमैन का नाम, और ये कमेटी कब गठित की गई थी वो सन आपको ये ध्यान रखना है। और इसके बाद रिवाइज्ड पॉलिसी कब आती है, और इसके बाद POA यानी प्रोग्राम ऑफ एक्शन कब आता है, क्यों आता है, और इसका पर्पस क्या था, ये भी मैंने आपको बता दिया है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इन्हीं से ही क्वेश्चन आपके बन के आ जाएंगे। अब फाइनली हम बात करेंगे रिकमेंडेशन की।
1986 में टीचर एजुकेशन से रिलेटेड क्या क्या रिकमेंडेशन दिए गए थे, इसके बारे में हम यहाँ बात करेंगे। तो सबसे पहला सजेशन था कि एनसीटी को इस्टेब्लिश करना। एनसीटी जो है एक छोटा विभाग था एनसीईआरटी के अंतर्गत। इसको अलग से इस्टेब्लिश करने का मतलब ये था कि एनसीटी को पूरी स्वायत्तता दे दी जाए, यानी कि पूरा पावर दे दिया जाए, जिससे कि ये टीचर एजुकेशन से रिलेटेड जो नॉर्म्स हैं, स्टैंडर्ड्स हैं और करिकुलम है और जो फैकल्टीज़ का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, ये सारी चीज़ों को वो अच्छे से हैंडल कर पाए। इसके बाद डिस्टेंस एजुकेशन की बात की है, क्योंकि ये 1986 की पॉलिसी ने एजुकेशन फॉर ऑल का जो स्लोगन दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि आप अर्बन एरिया से हों या फिर रूरल एरिया से हों या फिर आप किसी भी कैटेगरी से हों, रिजर्वेशन कैटेगरी के अंदर बहुत सारी कैटेगरी आती है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटीज़, वुमेन, ये सारी जो चीज़ें हैं, इन सबको एजुकेशन प्रोवाइड कराना। तो आप कैसे प्रोवाइड कराएंगे? जो दूर क्षेत्र के लोग हैं, जो दुर्गम क्षेत्र के लोग हैं, वो कैसे एजुकेशन ले सकते हैं? डिस्टेंस एजुकेशन उनको जो है प्रोवाइड किया जाना चाहिए, जिससे कि वो डिस्टेंस मोड के थ्रू अपनी एजुकेशन को कंप्लीट कर पाएँ। वोकेशनल एजुकेशन का सजेशन दिया है इस पॉलिसी ने। इसके अलावा आईएएससी, सीटीई और डाइट, इन सब को भी इस्टेब्लिश करने की बात की गई है। आईएएससी का मतलब है इंस्टीट्यूशन ऑफ एडवांस स्टडीज़ इन एजुकेशन, यानी कि आईएससी को इस्टेब्लिश करने का पर्पज़ ये है कि टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करना। अब टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव कैसे करेंगे? जो आईएससी संस्थान होती है, जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये क्या करते हैं कि एडवांस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं, एडवांस रिसर्च करवाते हैं, एडवांस प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज करवाते हैं इनको टीचर एजुकेशन की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसके बाद है सीटीई, यानी कि कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन। 1986 की पॉलिसी ने कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन को इस्टेब्लिश करने की बात की है और जो पुराने कॉलेज ऑफ टीचर एजुकेशन है उनको अपग्रेड करने की बात की गई है। इसके बाद है डाइट, यानी कि डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग। इस पॉलिसी ने हर एक ज़िले में एक डाइट इस्टेब्लिश करने की बात की है। इसके बाद है स्ट्रेंथन एससीईआरटी, यानी कि एससीईआरटी को ज़्यादा मजबूत करने के लिए कहा है और इसका कोऑर्डिनेशन एनसीईआरटी के साथ रखने के लिए कहा है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होगा तो ही हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएंगे, क्योंकि अगर दोनों ही संस्थान अलग अलग दिशा में कार्य करेंगे तो हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि एससीईआरटी का फुल फॉर्म क्या है। इसके बाद है वुमेन एजुकेशन। इस पॉलिसी ने रिजर्वेशन कैटेगरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जिसके अंतर्गत वुमेन एजुकेशन भी मतलब वुमेन कैटेगरी भी आती है और इन्होंने वुमेन एजुकेशन पर भी बात की है। और इसके बाद है टेक्नोलॉजी। 1986 की पॉलिसी में टेक्नोलॉजी को बहुत फोकस किया गया है, क्योंकि उस दौरान टेक्नोलॉजी का विकास इतना हो चुका था कि सरकार ये चाहती थी कि शिक्षा के क्षेत्र में भी हम टेक्नोलॉजी को लेके आएँ और शिक्षा को टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक एडवांस लेवल पे लेके जाएं। और इसका जो लास्ट पॉइंट है वो है रिसर्च वर्क। 1986 की पॉलिसी ने रिसर्च वर्क पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है। रिसर्च करना क्यों ज़रूरी होता है किसी भी विभाग में? अगर हम यहाँ पे एजुकेशन विभाग की बात करें, शिक्षा विभाग की बात करें, तो रिसर्च करने से क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि समस्या क्या है या इस समस्या का समाधान क्या है। या फिर यूँ कहें कि अगर हम दूसरे और फील्ड में रिसर्च करते हैं, जैसे अगर हम पेडागोजी के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, आईसीटी के फील्ड में रिसर्च करें, तो हमें ये पता चलता है, जैसे पेडागोजी है तो हमें तब नई नई टीचिंग मेथड्स का पता चलता है कि हाँ, इस मेथड्स का अगर हम यूज़ करते हैं तो ये रिज़ल्ट आते हैं। अगर हम आईसीटी से जुड़े हुए कुछ रिसर्च करेंगे तो हमें ये पता चलता है कि टेक्निकल फील्ड में ये इनोवेशन हुए हैं और इनको हम एजुकेशन फील्ड में किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से ही अगर हम अलग अलग फील्ड में रिसर्च करते हैं, जैसे फ़िलोसफिकल फील्ड में रिसर्च करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि कौन कौन से अलग अलग और उद्देश्य बन सकते हैं जो कि हम शिक्षा के क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। और साइकोलॉजिकल फील्ड में अगर रिसर्च करते हैं तो हम ये जान पाएंगे कि पहले के टाइम पे बच्चों की नीड क्या थी और आज के टाइम पे बच्चों की नीड क्या है। तो उसी के हिसाब से हम करिकुलम को सेटअप करेंगे, अपनी टीचिंग मेथड्स में इम्प्रूवमेंट लाएंगे, अपग्रेड करेंगे। ये सारी चीज़ें जो हैं रिसर्च के बाद ही हम इनोवेशन लाते हैं। इसीलिए हर फील्ड में रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि तभी हमें पता चलता है कि समस्या क्यों हो रही है और इसका समाधान क्या है।
या फिर इस चीज़ को बेटर करने के लिए हम कौन कौन सी नई नई चीज़ का यूज़ कर सकते हैं, इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन हम रिसर्च के थ्रू ही ला पाते हैं। तो इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास कंप्लीट होती है और आज की क्लास में हमने 1986 की पॉलिसी को बहुत अच्छे से कवर कर लिया है। आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरे चैनल की वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगती हैं तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।